वो कब इस बात को सोचने लग जाता है? इस चाइल्डहुड पोएम में थ्री स्टेंजाज हैं, थ्री स्टेंज मेन स्टेंजाज हैं। बाद में एक स्टेंजा उसका सेल्फ रियलाइजेशन का है। तो फर्स्ट स्टेंजा जो है वो किस चीज का है? रैशनल आउटलुक का। रैशनल आउटलुक मीन्स कि व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, जब आप सोचने लग जाते हो कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है वो सही है, आप उस पर विवेचना करते हैं, आप अपने मन में सोचते हैं कि ये चीज सही है कि नहीं है। ऐसे ही नहीं, सिर्फ बातों से आप नहीं मान लेते हैं, किसी के कहने से नहीं मानते। जैसे कि देखिए कि जब सोचता है कि हेल एंड हेवन के बारे में, पहले फर्स्ट स्टेंजा में क्या सोचता है? हेल एंड हेवन के बारे में। और जब उसे ये लगने लग जाता है कि भाई हेल एंड हेवन है भी क्या, इज देयर एनी प्लेस लाइक हेल एंड हेवन, तो ही थिंक्स अबाउट हिज ज्योग्राफी बुक। तब वो अपनी ज्योग्राफी बुक के बारे में बात करता है, ज्योग्राफी के बुक के बारे में सोचता है कि देयर इज नो प्लेस लाइक दिस वी हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी बुक, कि ज्योग्राफी की किताब में ऐसी कोई भी बात हमें पढ़ाई नहीं गई है कि कोई ऐसी जगह है कि हेल और हेवन जैसी कोई जगह है। ऐसी कोई जगह हमें पढ़ाई नहीं गई है। इसका मतलब यह है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं, राइट? ऐसी कोई जगह नहीं है। ये हुआ, दिस इज कॉल्ड रैशनल आउटलुक। तो इस पोएम में रैशनल आउटलुक को दिखाया गया है। फर्स्ट स्टेंजा रैशनल आउटलुक को दिखाता है। फर्स्ट स्टेंजा डिस्कसेस रैशनल आउटलुक। तभी वो कहता है कि, है ना, कि आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि ये जगह कोई है। सेकेंड वन इज हाइपोक्रेसी। सेकेंड स्टेंजा को किस रूप में आप याद रखेंगे? हाइपोक्रेसी के रूप में याद रखेंगे। हाइपोक्रेसी का मतलब हुआ कहना कुछ और करना कुछ, यानी ओरिजिनली कहना, समझाना कुछ, प्रीचिंग कुछ और प्रैक्टिसिंग कुछ। प्रीचिंग कुछ, प्रैक्टिसिंग कुछ। कि एवरीबडी सेज लिव विद लव, you should follow honesty, but in fact these people who suggest you, who gives you such type of suggestion, they don't follow these things. ऐसे लोग खुद फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे लोग खुद उन चीजों को फॉलो नहीं करना चाहते। वो सिर्फ क्या करते हैं? प्रीचिंग करते हैं, प्रीचिंग। तो प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग में बड़ा फर्क होता है। तो दिस इज कॉल्ड हाइपोक्रेसी। तो तब वो पूछता है, तो सेकेंड स्टेंजा टॉक्स अबाउट हाइपोक्रेसी ऑफ अडल्ट्स। जब लोग बड़े हो जाते हैं तो किस तरह से हाइपोक्रेसी को शो करने लग जाते हैं। एंड एज फार एज द थर्ड स्टेंजा इज कंसर्न, थर्ड स्टेंजा गिव्स द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। कि जब पोएट इंडिविजुअल वे में सोचने लग जाता है, इंडिविजुअली वो सोचता है कि ये क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये इंडिविजुअल रूप में जब वो सोचने लग जाता है, जब वो सोचता है कि क्या ये मैं जो सोच रहा हूं ये सब कुछ मेरा खुद का है, ये मेरा खुद का किया हुआ है सब कुछ, जो भी मेरे विचार मन में बन रहे हैं, कि वट एवर द थॉट बीइंग प्रोड्यूस दैट इज ओनली माइंड, वो क्या थॉट सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। तो जब ये विचार आने लग जाते हैं, ये हुआ इंडिविजुअल थॉट आना, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल थॉट। ये इंडिविजुअल थॉट की बात करता है। तो जब इंडिविजुअल थॉट आने लग जाता है तब वो ये हुआ इंडिविजुअलिटी। थर्ड स्टेंजा गिव्स द साइन ऑफ इंडिविजुअलिटी। एंड नेक्स्ट कम्स लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में खुद का एक सेल्फ अपनी वो सजेशन देता है पोएट, ये कहते हुए कि वेयर डिड माई, तब ये क्वेश्चन पूछते, क्वेश्चन इज चेंज्ड इन द लास्ट स्टेंजा। व्हाट यू सी, क्वेश्चन इज कंप्लीटली चेंज्ड। और नाउ व्हेन बिकम्स वेयर, नाउ व्हेन बिकम्स वेयर। अब व्हेन क्या बन जाता है? वेयर बन जाता है। तब वो सोचता है कहां खो गया, वेयर डिड आई लूज माई चाइल्डहुड, मैं अपना ये बचपन कहां खो दिया। तब वो ये सोचने लग जाता है। राइट स्टूडेंट्स? तो आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम ऑन टू questions.
and see the first stanza. See the first stanza and some questions based on first stanza I am going to give you. When did my, and that will be, when did my childhood, when did my, and everybody you should have notebook and pen. Okay स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सबको? और विल यू राइट आफ्टर दैट? Was that the day? Was that the day? These are four lines. These are 4 or 5 lines, I think so. Yes, these are 6 lines, and from these 6 lines I am giving you some questions. First question is, I am not going to do such type of questions to give the title of the poem and the name of the poem. I am not going to give such thing. Question is, what according to the poem is involved in the process of growing up? What according to the poem is involved in the process of growing. यानी इस ग्रोइंग के प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है? आंसर्स विल बी, as the poet grew up, he began to think, question, and challenge the things which had been taught to him by grown-ups. Now he has realized that heaven and hell do not exist in reality. Second question can be formed from here from this stanza. What is the poet's feeling towards childhood? The poet is somewhat, अब इस मूड की बात कीजिए, देखिए कौन से मूड में पोएट है. द पोएट इज समवॉट सैड at the loss. Poet is sad
poet is somewhat sad at the loss of his childhood innocence simplicity and honesty now see the answer. Now try to understand the answer from this stanza. From first, when did my childhood, from you can read in this way, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? And from this stanza I have constructed two questions. First is, what according to the poem is involved in the process of growing? पोएट के अकॉर्डिंग ये ग्रोइंग के प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? तो एज द पोएट ग्रीव अप ही बिगैन टू थिंक, जैसे जैसे पोएट बड़ा हुआ, ग्रीव बड़ा होता गया, ही बिगैन टू थिंक, वो सोचने लग गया, ही बिगैन टू थिंक, क्वेश्चन, वो सोचने लग जाता है, प्रश्न करने लग जाता है, क्वेश्चन एंड चैलेंज द थिंग्स, यही नहीं, वो चीजों को चैलेंज भी करने लग जाता है कि नहीं ये चीज ऐसा नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है, ये गलत चीज बताई जा रही है। और ये इसको कौन सी आइडिया बताया गया था? रैशनल आउटलुक आ गया पोएट में ये रैशनल आउटलुक का निर्माण होता है ऐसे समय में कि चीजों को समझना, सही और गलत के तराजू पे तौलना, ये चीजें पोएट में आ गई। तो ही बिगन क्या क्या करने लगा? थिंक करने लगा, क्वेश्चन करने लगा एंड चैलेंज द थिंग्स व्हिच हैड बीन टॉट टू हिम बाय ग्रोन अप्स, जो उसको बड़ों ने सिखाया था। नाउ ही हैज रियलाइज्ड दैट हेवन एंड हेल डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। अब वो क्या सोचने लग गया, उसे क्या समझ आ गई बात, अब उसे लगने लग गया कि नहीं नहीं, हेल और हेवन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये ऐसे ही, ये बातों बातों में है, सिर्फ ये रियलिटी में कुछ भी नहीं है। एंड सेकेंड क्वेश्चन आई हैव कंस्ट्रक्टेड कि व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बारे में पोएट की क्या फीलिंग है? तो द पोएट इज समव्हाट सैड, पोएट थोड़े से सैड हैं, उदास हैं, एट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड इनोसेंस, अपने बचपन के जो मासूमियत है, इनोसेंस है, उसको लूज करके, अपने सिंप्लिसिटीज जो साधारणता है उसको लूज करके, एंड ऑनेस्टी, और अपनी ऑनेस्टी को लूज करके पोएट क्या फील कर रहे हैं? पोएट, व्हाट डज द पोएट फील? क्या पोएट फील कर रहे हैं? उदास फील कर रहे हैं, समव्हाट सैड फील कर रहे हैं। एंड आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड विदाउट रोल नंबर। बेटा अनु एंड विवेक, हैवंट यू गॉट योर रोल नंबर? विवेक और अनु, बेटा आपको रोल नंबर नहीं मिली है? सब मिल गया। तो बेटा उसमें ना रोल नंबर लगा दिया कीजिए प्लीज, ठीक है ना? क्योंकि और भी जब देखेंगे ना उसमें, और जो इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, देखते हैं, वो लुक देखेंगे तो उनको लग जाएगा कि कुछ कौन बच्चा जुड़ गया है। तो प्लीज आप क्या करें, so these two questions were from stanza 1. Now I am Ravi and now we are towards stanza 2. See the stanza 2 कि when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love but did not act so lovingly. So lovingly.
So stanza 2 is students, and I am framing some questions. I'm framing some questions from there. You see, what is the poet's what is the first shocking observation about the grown-ups? कह रहे हैं पोएट की जो पहली शॉकिंग ऑब्जर्वेशन थी, यानी उसको एक शॉक सा लगा था जब उसने देखा था ग्रोन-अप्स को कि प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग दोनों में कितना फर्क है, तो देन ही गॉट शॉक्ड, वो शॉक्ड रह जाता है. आंसर कैन बी the poet notes with regret that grown-ups tend to become liars and hypocrites. वो लायर्स भी हो जाते हैं, झूठे भी हो जाते हैं और हाइपोक्रिट्स भी हो जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, second question can be framed in this way: what does the poet put on the top of human virtues? मानवीय गुणों में वो किस चीज को सबसे ऊपर रखते हैं? पोएट अपने इन मानवीय गुणों में सबसे ऊपर किसको रखते हैं? तो पोएट क्या रखते हैं? देखिए, सबसे पहले लव इज द नोबलेस्ट ह्यूमन वर्च्यू. लव इज द नोबलेस्ट ह्यूमन वर्च्यू. सबसे जो नोबल वर्च्यू है उनके हिसाब से वो क्या है? लव. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज ही रिग्रेट? पश्चाताप किस बात पर वो करते हैं? ही deplores that grown-ups do not practice what they preach. Now try to understand one by one. See what's written. What is the poet's first shocking observation about the grown-ups? क्या वो देखते हैं grown-ups के बारे में? क्या ऐसा देखते हैं कि वो shocked रह जाते हैं? You can see this. The poet notes with regret. Poet पश्चाताप के साथ इस चीज को, रिग्रेट के साथ पश्चाताप करते हुए इस चीज को वो देख रहे हैं, that grown-ups tend to become liars, कि वो लायर्स बनते चले जाते हैं.
लायर्स बन जाते हैं। ये ग्रोनअप्स जो हैं, जो उम्र में बड़े हो गए हैं, वो क्या बनते चले जाते हैं? लायर्स, झूठे बनते चले जाते हैं। एंड हाइपोक्रीट्स, और हाइपोक्रीट्स भी बन जाते हैं। तो ये पहले क्या हुआ? व्हाट डज द पोएट पुट ऑन द टॉप ऑफ ह्यूमन वर्चूज? ह्यूमन वर्चूज में वो सबसे ऊपर किस चीज को रखते हैं? कौन सी मानवीय गुण है, कौन सा ह्यूमन वर्चू है जिसको पोएट सबसे ऊपर रखते हैं? तो द पोएट पुट्स, तो पोएट कौन से ह्यूमन वर्चू को रखते हैं? देखिए लिखा हुआ है लव। लव इज द नोबलेस्ट ह्यूमन वर्चू। लव जो है वो सबसे नोबलेस्ट, सबसे अच्छे मानवीय गुणों वाले वर्चू है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज ही रिग्रेट? वो किस चीज के लिए रिग्रेट करता है, किस चीज के लिए पश्चाताप करता है? तो ही डिप्लोर्स दैट ग्रोन अप्स डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। ग्रोन अप्स जो हैं उन चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं जिसको वो प्रीच करते हैं, जिसकी शिक्षा देते हैं उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। दिस इज कॉल्ड, दैट इज द डिफरेंस। द पोएट फाइंड्स डिफरेंस इन प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग में पोएट को बहुत डिफरेंस फील होता है, बहुत डिफरेंस मिलता है, और ऑब्वियसली ही गेट्स अपसेट ऑन दिस। एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड स्टेंजा नाउ। Does the poet really miss his childhood, or welcome his teenage? The question answer can be the poet takes the middle path in his stanza. Childhood stands for purity and innocence. But its loss is compensated by the gain of understanding in adulthood. He can now think freely and originally. Second question, what did the poet discover with his growing up? The poet discovered his faculty to think,
rationalize and distinguish between right and wrong. And third can be, why do you consider free thinking is as most valuable? Do you think free thinking as most valuable? Yes, I think it is most valuable. Only a brainless person would accept anything blindly. See, students, three questions and answers I have constructed. First is, does the poet really miss his childhood or welcome his teenage? क्या वह अपने बचपन को मिस कर रहा है, याद कर रहा है, या वेलकम कर रहा है अपने टीनेज को? तो द पोएट टेक्स द मिडिल पाथ इन हिज स्टेंजा. ये बीच का रास्ता ले रहा है. इस स्टेंजा में बीच का रास्ता वो ले रहा है. कैसे? चाइल्डहुड स्टैंड्स फॉर प्यूरिटी एंड इनोसेंस. चाइल्डहुड जो है प्यूरिटी और इनोसेंस की कहानी है, राइट? चाइल्डहुड इज द स्टोरी ऑफ इनोसेंस एंड प्यूरिटी, बट इट्स लॉस इज कंपेंसेटेड बाय द गेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग. लेकिन इसकी जो लॉस होती है जब ये खत्म हो जाता है, बचपन खत्म हो जाता है, तो ये कैसे क्या मिलता है उसके बाद? अंडरस्टैंडिंग और अडल्टहुड की जो हमें मिल जाती है, उससे इसका लॉस जो है भरपाई हो जाती है. ही कैन नाउ थिंक फ्रीली एंड ओरिजिनली. अब वो फ्रीली अपने मन से एक स्वतंत्र रूप से वो सुन सकता है, सोच सकता है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट डिस्कवर विद हिज ग्रोइंग? अपने ग्रोइंग के साथ जैसे जैसे वो बढ़ता गया तो उसने क्या डिस्कवर किया, क्या उसने खोज निकाला, क्या नई चीज उसे मिली? तो द पोएट डिस्कवर्ड हिज फैकल्टी टू थिंक. उसे ये मौका मिला सोचने की, रैशनलाइज करने की, विचारों को समझने की, सही गलत के बीच फर्क करने की, एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और राइट और रॉन्ग के बीच में फर्क करने की. थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक फ्री थिंकिंग एज मोस्ट वैल्यूएबल? आपको लगता है कि फ्री थिंकिंग बहुत वैल्यूएबल है? आपका जवाब होना चाहिए यस, आई थिंक इट इज मोस्ट वैल्यूएबल. बहुत वैल्यूएबल है, ये बहुत जरूरी है. ओनली अ ब्रेनलेस पर्सन वुड एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली. कोई ब्रेनलेस पर्सन ही होगा जो इसको, किसी बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करेगा, ब्लाइंडली फॉलो करेगा. So students, I have tried my best to make you understand. Now do you have any query? You can ask. आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बताइए उसको प्लीज. कुछ भी पूछना हो पूछें. And ask other students also to join this meeting. Do you understand, students? And please one student send me, जिसने भी लिया था ये इसका स्क्रीनशॉट वो जरूर मुझे भेज दें. Thank you very much, students. Now class is going to be end. Now class is going to end.
यस अमन, डू यू हैव टू आस्क? अमन कुछ पूछना है आपको?